गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने कुछ ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ा था, जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस क्लियर किया था। उसके बाद में हमने बात की थी फ्री ऑसिलेशंस, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की बात की थी। अब हम बात करते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस की। तो थोड़ा कंपैरिजन पर्पज से मैं आपको याद दिलाता हूँ। फ्री ऑसिलेशन में हमने क्या कहा था कि इफ़ द सिस्टम ऑसिलेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स देन द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्री ऑसिलेशंस। जबकि फोर्स्ड ऑसिलेशंस में क्या कहा था कि सिस्टम ऑसिलेट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स with a frequency different from its natural frequency then the oscillations are called forced oscillations। आज हम बात करते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। सिंपल सी बात है, फ्री ऑसिलेशंस में तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था ही नहीं, तब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा था। फोर्स्ड ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था और सिस्टम ऑसिलेट कर रहा था उस फ्रीक्वेंसी से जो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट थी। आज क्या होगा, आज रेजोनेंट ऑसिलेशंस में ये होगा कि भाई जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगा उसके होने के बावजूद भी सिस्टम ऑसिलेट करेगा, उसकी प्रेजेंस में भी सिस्टम ऑसिलेट करेगा विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन द ऑसिलेशंस आर कॉल्ड रेजोनेंस ऑसिलेशंस। तो डेफिनेशन समझें, व्हेन ए सिस्टम ऑसिलेट्स with its own natural frequency with the help of an external periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the system, then the oscillations are called resonant oscillations। तो इनको कंपैरिजन करके पढ़ना। देखो, अगर मैं फ्री और रेजोनेंट का कंपैरिजन करूँ तो फ्री में तो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ही नहीं, रेजोनेंट ऑसिलेशन में एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, उसकी मदद से सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है। और अगर फोर्स्ड और रेजोनेंट में मैं आप कंपैरिजन समझाऊं तो कंपैरिजन ये कि वहाँ पे जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम से डिफरेंट थी। रेजोनेंट ऑसिलेशंस में उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हमने डेफिनेशन में कहा है, एक बार फिर देख सकते हैं कि व्हेन ए सिस्टम ऑसिलेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी with the help of an external periodic force whose frequency is equal to the natural frequency of the system, then the oscillations are called resonant oscillations। In resonant oscillations the amplitude of oscillation is very large। एक इम्पोर्टेंट काम की बात हमने यहाँ समझी है कि जब सिस्टम रेजोनेंट ऑसिलेशंस कर रहा होता है उस टाइम पर उस सिस्टम की ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा दूरी तक सिस्टम ऑसिलेट कर पाता है। इसमें एग्जांपल में दिए हैं कुछ ऑसिलेशंस इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने के लिए यूज़ करते हैं, उसका नाम सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे कि ऑसिलेशन जो सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट में ऑसिलेशन बनती हैं वो रेजोनेंट ऑसिलेशंस का एग्जांपल है। इसके अलावा एक रेजोनेंस अपरेटस नाम का और डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है साउंड वगैरह की स्पीड निकालने में, तो उसमें जो ऑसिलेशंस पैदा होती हैं वो भी रेजोनेंट ऑसिलेशंस का एग्जांपल है। तो इतना ही काफ़ी है वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से, बट कुछ अगर बच्चे ज़्यादा क्यूरियोसिटी रखते हो तो मैं थोड़ा डीप में इसको बताना चाहूँगा कि यहाँ रेजोनेंस का मतलब क्या है। रेजोनेंस का मतलब क्या है, हमारे पास अब तक की बातचीत से समझ में आया दो चीज़ें हैं। एक तो है सिस्टम जिसने ऑसिलेट करना है, दूसरा है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो सिस्टम पर लगकर उस सिस्टम को ऑसिलेट कराता है। तो ये जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है इसे ड्राइविंग फोर्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये उस सिस्टम को ड्राइव करने वाला, चलाने वाला है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है कि भाई जैसे जैसे उस ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के नज़दीक पहुंचती है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है, और बराबर होने पे तो मैक्सिमम हो जाता है। ये जो इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड के अंदर यही रेजोनेंस कहलाता है। तो द फिनोमिना ऑफ increase in amplitude when the frequency of the driving force is closer to the natural frequency of the oscillator। यहाँ oscillator का मतलब है वो सिस्टम जो ऑसिलेट करने वाला है।
ऑसिलेशन का सिंपल ऑसिलेटर का मतलब है जो ऑसिलेट करेगा। तो वो कोई भी सिस्टम हो सकता है जो ऑसिलेशंस कर सकता है, उसे हम ऑसिलेटर कह सकते हैं। तो ये कहता है कि जब ड्राइविंग फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर के क्लोज होती है, नज़दीक पहुंचती है, तो वो उस ऑसिलेटर का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली बराबर होने पे तो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो फिनोमिना है इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड of the oscillations when the frequency of driving force becomes equal to the natural frequency of the oscillator, this phenomena is known as resonance। जिनका बच्चों का इंटरेस्ट हो थोड़ा डेप्थ में वही इसको करें, बाकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनको अपने सिलेबस से काम है वो फ्री फोर्स और रेजोनेंस से काफ़ी है। अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट पॉइंट है जो इसी से रिलेटेड है और डेली लाइफ से संबंधित है, तो मैं इसको चाहूँगा कि आप पढ़ें। ये कहता है ऑल मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स हैव वन और मोर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। मैकेनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर मशीनरी वगैरह से संबंधित या जो भी मनुष्य ने बनाए हैं जो स्ट्रक्चर एक तरह से, वो सारे मैकेनिकल स्ट्रक्चर हैं। जैसे ब्रिज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये या किसी भी तरह का कोई स्ट्रक्चर जो ह्यूमन मेड है वो सारे एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रक्चर हैं। तो ये कहता है कि ऑल मैकेनिकल स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं ना उनकी एक या एक से ज़्यादा नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इफ़ ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स, ये कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स लगाई जाती है दैट मैचेज वन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसी, और वो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है अगर वो उस स्ट्रक्चर की किसी भी एक फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है यानी रेजोनेंस हो जाएगा, देन द रिजल्टिंग ऑसिलेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर में रप्चर इट। तो वो क्या होगा भाई, वो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ में ऑसिलेशन करेगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा तो वो उस स्ट्रक्चर को ऑसिलेशंस के कारण वो स्ट्रक्चर रप्चर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है वो स्ट्रक्चर। ड्यू टू द सेम रीजन द मार्चिंग सोल्जर्स ब्रेक स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग ए ब्रिज। एक झूलता हुआ ब्रिज जो होता है ना, देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, जो झूलता हुआ ब्रिज होता है जब उस पे से मार्चिंग करते हुए सोल्जर्स गुजरते हैं तो उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी कदम ताल है वो तोड़ लें, एक साथ कदम ना मारें। इसके पीछे कारण है, कदम ताल वो कर रहे हैं एक, तो वो एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो वो ब्रिज झूलने लगेगा, और वो भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ, जिससे वो ब्रिज डैमेज हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।